नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार मध्य प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार जो हमने अभी क्लासेस चल रही हैं, जो चर्चा हम चल रहे हैं, उसमें हमने देखा है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और प्रोटोजुआ से कौन कौन सी बीमारियां फैलती है। तो हमने ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आज की जो बैक्टीरिया है, वायरस होता है, जो फंगाई होता है और जो प्रोटोजुआ होता है, ये आखिर होते कैसे हैं। और जब हम इनको जानेंगे तो निश्चित तौर पर जब हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे, इनके लक्षण जो देखेंगे, तो हमें एक आइडिया लगेगा कि कौन सी जो चीज़ें हैं किस चीज़ पे काम करेगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बैक्टीरिया, भाई बैक्टीरिया जो है ये बीमारी फैलाता है और हम इसमें एंटीबायोटिक लगाते हैं और हमारे पशु जो बीमार होते हैं उनकी हम जो बीमारी है उसका हल निकालते हैं। तो आखिर सबसे पहले हम अपने दुश्मन को पहचाने कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं और किस प्रकार से ये काम करते हैं, तो ये देखने वाले हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं सामान्यतः ये सिंगल सेल मतलब एक कोशिकीय जीव होते हैं ये। और इनमें जो सबसे पहली जो चीज होती है ना, अब ये देखें कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, सिंगल सेल जीव होते हैं। सिंगल सेल मतलब क्या होता है? एक कोशिकीय जीव। अब ये एक कोशिकीय जीव और बहु कोशिकीय जीव, एक तो होता है सिंगल सेल्यूलर और एक होता है मल्टी सेल्यूलर, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर। मतलब एक जीव होता है जिसमें केवल एक ही कोशिका होती है, एक जीव होता है जिसमें ज्यादा कोशिका होती है और कुछ जीव होते हैं जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कोशिकाएं होती हैं। जो हम हैं, जो इंसान हैं, जो जानवर हैं हमारे, ये सब मल्टी सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स जीव होते हैं। ये बहुत ज़्यादा उच्च मतलब प्रकार के जो जीव होते हैं वो होते हैं। तो दरअसल हुआ क्या है कि जब प्रकृति की शुरुआत हुई थी, अब प्रकृति की शुरुआत कैसे हुई, जीवों की शुरुआत कैसे हुई है, तो इसके लिए एक कंसेप्ट होता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। अब ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि जितनी भी हम अपने आसपास चीजें देखते हैं, चाहे वो धरती हो, चाहे वो चांद हो, चाहे सूर्य हो, जितने ग्रह, उपग्रह, तारे जो भी हमको दिखते हैं, ये पहले एक कण में मौजूद हुए। एक कण छोटा सा था, फिर इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और वो जब विस्फोट हुआ तो ये सारे जो है, जैसे कोई आज एक बम होता है, जब वो फूटता है तो उसकी सुतलियां और ये सब इधर उधर बिखर जाती है। इसी प्रकार से जब उस केंद्र में उस जो मास था, मास मतलब होता है कोई चीज होती है, जैसे पत्थर हो गया एक, उसको हम बहुत ज्यादा द्रव्यमान कहते हैं उसको। तो वो जो था उसमें विस्फोट हुआ और जब विस्फोट हुआ तो वो फैलने लगे। जब वो फैलने लगे तो वो कण आपस में फिर एकदम बारीक धूल जैसा फैला वो, तो फिर वो धूल के कण जो थे वो आपस में वापस चिपकने लगे और फिर उससे ग्रह, उपग्रह, तारे और इन सब की जो रचना है वो हुई है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। बिग बैंग थ्योरी इसलिए कहते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड है वो आज भी फैल रहा है। मतलब जैसे हम कहें कि सूर्य जो हमसे जितना दूर आज है, आज से करोड़ों साल बाद वो थोड़ा और दूर हो जाएगा। जो ब्रह्मांड है वो अपने आप में फैल रहा है। तो जो प्रकृति है वो, हमारी धरती की प्रकृति ऐसी है कि सूर्य होता है, जो सूर्य एक तारा है और हमारी जो धरती है उससे एक उचित दूरी पर है। जो तो इससे क्या हुआ, इससे कोई एक ऐसा वातावरण निर्मित हुआ और साथ में ये कहा जाता है कि ऐसे जो दूसरे उपग्रह थे, वो जो दूसरे एस्टेरॉइड थे, वो धरती से टकराए और उन्होंने यहाँ पर जो पानी है उसकी भी उपलब्धता करा दी। और साथ में हमारी जो धरती है इस पर गैसें भी इसी प्रकार से आई। तो जो हमारी पृथ्वी है इस पे इस तरह का वातावरण विकसित हो गया कि वहां पर जो जीव है उनकी जो उत्पत्ति है वो संभव हो पाई। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो धरती है ये पूरी पानी में डूबी हुई थी, पूरी तरह से समुद्र था यहाँ पर, और यहाँ पर ये कई करोड़ों वर्षों तक बहुत ज्यादा बर्फ में ढकी रही और करोड़ों वर्ष तक ये जो पानी था इसके ऊपर ये उबलता ही रहा। तो इसमें फिर धीरे धीरे जो जीवन की रचना होती है वो होने लगी। तो सबसे पहले सबसे जो सामान्य प्रकार के जीव होते हैं वो बनने शुरू हुए और फिर करोड़ों वर्षों के अंतराल पर धीरे धीरे जो सामान्य जीव थे वो एक कोशिकीय जीव, द्विकोशिकीय जीव, मल्टी कोशिकीय जीव, मतलब एक से ज्यादा कोशिकाओं के जीव बनने लगे। और धीरे धीरे जो विकास होता गया
वो फिर हमको हमारी जो श्रेणी है, जो आज हम चरम के जीव देखते हैं, चाहे वो पशुओं में हो, चाहे वो मनुष्यों में हो, मनुष्य इस धरती का सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव जो है वो हो, मतलब उसकी जो श्रेणी में है वो हम आ गए हैं। दूसरे जो ग्रह उपग्रह हैं उनमें ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए आज तक हम जितने भी ग्रह उपग्रह चांद तारों तक हम पहुंच पाए हैं वह हमें कोई और जीव देखने को नहीं मिला है। हालांकि अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन प्रकृति की अपनी चाल होती है, ईश्वर की अपनी चाल होती है, तो वहां पर भी कोई जीवन कभी ना कभी, जब मनुष्य बहुत तेजी से फैलने लगेगा, अभी तक हमने ब्रह्मांड का कुछ भी अंश तक नहीं देख पाए हैं। तो जब हम किस दिन ऐसा होगा कि हम बहुत दूर तक या बहुत प्रकाश वर्ष तक जाने लगे, तो कोई और जीव जो है हमारे जैसा हमको देखने को मिल सकता है। वो हमसे उच्च मतलब हो सकता है बुद्धिमत्ता में, या हमसे निम्न बुद्धिमत्ता के भी जीव हो सकते हैं, इसकी संभावना है। लेकिन अभी फिलहाल देखते हुए कोई भी जो जीव है वो पृथ्वी के बाहर देखने को नहीं मिला है। तो पृथ्वी पर भी जब जीवन की शुरुआत हुई है, तो जब छोटे छोटे जीव बनने लगे, उन्हीं छोटे जीवों में से एक होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है ये सिंगल कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, मतलब सबसे पहला जो जीव है वो ऐसे ही बने होते थे। उनमें एक सेल वॉल होती थी और उसके बाद एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी जीव में, किसी भी सेल में, किसी भी कोशिका में। वो क्या होता है, न्यूक्लियस, जैसे हमारा जो शरीर होता है मनुष्य का और पशु का, तो हमारे दिमाग होता है, दिमाग को हम बोलते हैं हमारा केंद्र, न्यूक्लियस। इसी तरह से हर सेल, हमारी जो शरीर होती है ये करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और हर कोशिका में एक अपना न्यूक्लियस होता है। उस कोशिका को पता होता है कि मुझे क्या करना है आगे जाके। इसीलिए जब हम गर्भ में होते हैं और हमारी जो आगे की ग्रोथ होती है, उसमें हमारे जो हर अंग है वो अपने हिसाब से बनते हैं। किडनी की जो कोशिकाएं हैं वो, अगर उनका एक न्यूक्लियस है, किडनी की जो कोशिकाएं होती हैं वो किडनी का ही रूप बनाएगी, नेफ्रॉन बनाएगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हर कोशिका का न्यूक्लियस होता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो पूरा एक झिल्ली से बंद होता है। मतलब आप ये समझ लें कि ये न्यूक्लियस है और ये एक झिल्ली से बंद है। ये क्या करता है, कोई सेल जो क्या काम करेगी वो दिखाता है। साथ में इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया करके एक चीज होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें और होती है जो पूरी कोशिका है उसका जीवन चलाती है। तो जो ये प्रोकैरियोटिक या जो बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं, इसमें जो न्यूक्लियस है इसके आसपास भित्ति नहीं होती है। जितने भी ये जो चीजें हैं इनके आसपास सेल वॉल नहीं होती है। ये पूरा यहां पर जो सेल होती है इसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं सेल होती है, तो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये सब जो चीजें हैं, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो दूसरी चीजें हो, दूसरे ऑर्गेनेल हो, ये सब तैरते रहते हैं। तो ये बैक्टीरिया एक इस तरह का होता है। जब हम प्रोटोजुआ की बात करेंगे तो प्रोटोजुआ जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल होता है, और वो इससे बड़ा होता है, और उसमें जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर ऐसी झिल्ली होती है। ये इनका वर्गीकरण होता है। अब चूंकि हम पहले बैक्टीरिया देखते हैं, तो पहले हम बैक्टीरिया को पूरा देखेंगे कि जो बैक्टीरिया है वो किस तरह की चीजें होती है। हमने देख लिया है कि जो बैक्टीरिया है वो प्रथम सेल वॉल में होता है। तो जो बैक्टीरिया है इसमें एक सेल वॉल रहती है, और जो ये सेल वॉल है इसमें जो ये काय की बनी होती है, ये बनी होती है पॉलीपेप्टाइड। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें एक ऐसी पॉलीपेप्टाइड की मोटी लेयर होती है। अंदर जो चीजें हैं वो सब जगह हैं। दूसरे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें जो पॉलीपेप्टाइड लेयर है वो पतली होती है। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें एक और जो लेयर है वो होती है ये एक लेयर और होती है, ये लिपिड की या किसी चीज की हो सकती है। तो होता क्या है, इसके आधार पर जो बैक्टीरिया है इनको हम दो भागों में बांटते हैं। इनको बोला जाता है ग्राम पॉजिटिव और इनको बोला जाता है ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव क्या होता है कि इसमें एक ही लेयर है और वो मोटी है, और ये जो लेयर होती है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस तरह से आप समझे तो जब क्रिस्टल वायलेट करके एक लिक्विड होता है उसमें जब हम इसमें डालते हैं
तो ये जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये या तो पर्पल या ब्लू, अगर ये बैंगनी या नीले हो गए तो उसका मतलब है कि वो जो बैक्टीरिया है उसको हमने कह दिया कि ये जो हमने इसको रंगने की कोशिश की है क्रिस्टल वायलेट से, क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वॉयलेट, वॉयलेट मतलब ये भी लगभग बैंगनी जैसा ही एक कलर होता है। तो अगर हमने इससे रंगने की कोशिश की है तो ये जो बैक्टीरिया है ये इससे रंग चुका है, इसको बोल दिया हमने ग्राम पॉजिटिव। इसीलिए बोल दिया है कि ये धनात्मक है इसके लिए, किसके लिए? क्रिस्टल वायलेट के लिए। जिस बैक्टीरिया को हमने रंगने की कोशिश की और वो रंगा गया और उसका जो रंग है वो पर्पल या ब्लू दिखने लगा, तो वो बैक्टीरिया जो है उसको ग्राम पॉजिटिव बोला जाता है। और जबकि इसमें जो दूसरी लेयर भी होती है तो ये रंगाता नहीं है, तो ये कैसा दिखता है? या तो ये पिंक दिखेगा या रेड दिखेगा। अगर वो गुलाबी और लाल दिखे इसका मतलब क्रिस्टल वॉयलेट जो है वो उसको नहीं रंग पाया है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये ग्राम नेगेटिव है। अब चक्कर ऐसा होता है कि यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि आखिर हमने ये क्यों जानने की कोशिश की कि ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव हो। बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया होता है, हमें क्या मतलब इसको जानने से? तो दरअसल होता यह है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, चूंकि इसकी जो सेल है वो चीजों को अवशोषित अच्छे से कर लेती है, तो कोई भी जो एंटीबायोटिक है वो इस पर बहुत अच्छा असर कर देता है। जिस तरह हम बात करते हैं पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ग्रुप के जो एंटीबायोटिक होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव को बहुत अच्छे से मार देते हैं। तो बहुत सारे जो ये जो एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, इन पे जो एंटीबायोटिक है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं और एंटीबायोटिक इनको नष्ट आसानी से कर देते हैं। क्योंकि इस पे डबल लेयर होती है और ये किसी भी चीज को अवशोषित नहीं करते हैं, तो सारे प्रकार के जो एंटीबायोटिक है वो ग्राम नेगेटिव को नहीं मार पाते हैं। इसलिए जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसको मारने के लिए हमें स्पेसिफिक एंटीबायोटिक का प्रयोग करना होता है। तो हम ये भी जानेंगे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं। ई कोलाई वगैरह होते हैं, तो उसमें जो ग्राम पेनिसिलिन वगैरह होते हैं जो हमारे सामान्य एंटीबायोटिक है वो उसमें काम नहीं करते हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो इन्फेक्शन होता है वो ग्राम पॉजिटिव के कारण है कि ग्राम नेगेटिव के कारण। कौन से लक्षण दिखाएगा कि इससे हमें पता चलेगा कि जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है कि नेगेटिव का है? जब हम एक एक बीमारियां पढ़ेंगे तो उसमें हम ये जानेंगे। लेकिन उसके पहले जब हम चर्चा करेंगे तो उस दौरान केवल ये कहा जाएगा कि ये जो इन्फेक्शन है ये कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से हो रहा है। तो उसमें घुसने के पहले हमारा ये दायित्व बनता है कि हम ये समझ लें कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है ये आखिर क्या बला है। तो हम उसमें बेहतर तंग से जो एंटीबायोटिक का जो चुनाव है वो कर पाएंगे। उस मकसद के साथ आज हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। अब एक चीज और होती है कि ये जो बैक्टीरिया होता है, क्या सारे के सारे जो बैक्टीरिया है वो खराब होते हैं क्या? तो सारे के सारे जो बैक्टीरिया है वो खराब नहीं होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और बैक्टीरिया की प्रकृति में आवश्यकता ही क्यों है? बिना आवश्यकता के कोई भी जीव या कोई भी चीज इस पूरे संसार में हो ही नहीं सकती है। तो बैक्टीरिया भी है तो उनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। आप ये देखते होंगे कि कोई जीव जो है, गाय भैंस आदमी कुत्ता बिल्ली कुछ भी, अगर वो मरा है तो थोड़े दिन में वो सड़ने लगता है और धीरे धीरे करके उसका पूरा शरीर गल जाता है और उसकी जो हड्डियां हैं एक समय के बाद वो जो हड्डियां हैं वो भी गल जाती है और पूरी तरह से मिट्टी में बदल जाता है। तो होता क्या है, अगर बैक्टीरिया और ये सब चीजें नहीं होंगी तो जो शरीर है वो गलेंगे ही नहीं और वो ऐसे के वैसे पड़े रहेंगे। तो आप सोच के देखिए कि अगर इस प्रकृति से पूरी तरह से बैक्टीरिया गायब हो जाए तो जो लाशों के ढेर होंगे, चाहे वो आदमियों के हो, चाहे वो हमारे हो, चाहे पशुओं के हो। अगर आप ये देखें कि जैसे पहले के जमाने में डायनासोर रहते थे, अगर किसी का भी जो शव है वो कभी सड़ता ही नहीं, तो ये जो पूरी धरती है ये तो शवों से ही भर जाती है। तो बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा फायदा होता है। बैक्टीरिया प्रकृति के सफाई कर्मी होते हैं, इनकी आवश्यकता है। लेकिन जैसा कहा जाता है, जैसा होता है इस दुनिया में कि जब कोई अच्छे जीव होते हैं तो उन्हीं के बीच में कुछ बेकार या नुकसान पहुंचाने वाले जो जीव होते हैं वो भी होते हैं। तो जो अधिकांश बैक्टीरिया है वो फायदेमंद होता है प्रकृति के हिसाब से। तो एक और होता है, जैसे हम दूध से दही बनाते हैं, लैक्टोबैसिलस।
ये भी एक बहुत ज्यादा फायदे का जो बैक्टीरिया होता है। योगर्ट जो पशु हम देखते हैं कि रूमन है, रूमन में बहुत अच्छे पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जो उसकी पाचन में मदद करते हैं। तो जब बैक्टीरिया के बिना अगर सारे बैक्टीरिया हटा दिए जाएं रूमन में से, रूमन क्या होता है, जो गाय भैंस होता है उनका पहला पेट होता है, सबसे बड़ा पेट होता है, अगर उसमें से सारे बैक्टीरिया हटा दिए जाएं तो जो गाय भैंसे होंगी, जो पशु होंगे, वो पाचन कर ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ नुकसान करते हैं और कुछ फायदा करते हैं, अधिकांश फायदा करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमें नुकसान करते हैं। तो इसमें जो नुकसान करते हैं उसमें एक चीज हम देख लें कि ये किस तरह से नुकसान करते हैं। एक तो ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं। टॉक्सिन किस प्रकार का रिलीज होता है, अब मान लीजिए ये बैक्टीरिया है तो इसने जो टॉक्सिन है वो इसके अंदर रिलीज किया है और ये सेल वाल के अंदर ही टॉक्सिन फैल रहा है। तो जब ये सेल मरेगी तब जाके वो जो टॉक्सिन है वो बाहर आएगा। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो टॉक्सिन को रिलीज करते हैं और वो बाहर ही तत्काल निकाल देते हैं। तो ये जो टॉक्सिन होता है इसको बोलते हैं एंडोटॉक्सिन, और ये जो होता है इसको बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन। मतलब इसने जो जहर फैलाया है उसको बाहर निकाल दिया है, लेकिन इसने बाहर नहीं निकाला है। जब ये बाहर नहीं निकाल रहा है तो ये खून में बहुत तेजी से नहीं मिलेगा, तो इसके जो भी लक्षण होंगे वो हमें मिलेंगे लोकलाइज्ड और इसके मिलेंगे जनरलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब जहां पर वो बैक्टीरिया का इंफेक्शन है ये वहीं पर हमें जो समस्या है वो पैदा करेगा। जिस तरह से कोई घाव हो गया और अगर वो एंडोटॉक्सिन वाला है तो वो जहां पर घाव है वहीं हम साफ सफाई अच्छे से कर देंगे और वो जो बैक्टीरिया है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। लेकिन एक्सोटॉक्सिन के मामले में चीजें थोड़ी सी अलग है। ये जो टॉक्सिन है ये बाहर रिलीज होगा तो खून के माध्यम से ये कहां पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा खून के माध्यम से पूरे सर्कुलेशन में, पूरे शरीर में। तो ये जो अपना असर दिखाएगा अपने टॉक्सिन्स का या जहर का, वो पूरे शरीर में कहीं भी दिखा सकता है उस टॉक्सिन के अकॉर्डिंग। हमने देख लिया कि जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, उनसे जो टॉक्सिन रिलीज होता है वो या तो एंडोटॉक्सिन होगा या एक्सोटॉक्सिन होगा। हम बहुत सारे बैक्टीरिया जब हम आगे देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि इनसे जो टॉक्सिन रिलीज होते हैं और वो जो टॉक्सिन है वो लीवर को डैमेज करते हैं या किसी पर्टिकुलर अंग को डैमेज करते हैं। तो जब हम उनको पढ़ेंगे तब हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा टॉक्सिन कहीं जाके किस पे असर डालेगा, तो फिर हम उसको अकॉर्डिंगली उस जो तंत्र है, उस जो अंग है, उसको भी हम साथ में हमें संभालना होगा। हम ये देखते हैं कि भाई कोई बैक्टीरिया है वो किसी विशेष अंग में जाके परेशान करता है, वहां जाके करता है, तो फिर हमें देखते हैं कि वहां पर हमको प्रक्रिया करनी होती है, एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं और उस सिस्टम को संभालना होता है। कभी कभी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो यहाँ एक जगह पर उपस्थित है लेकिन उनके जो असर है वो पूरी बॉडी में जनरलाइज होते हैं, तो हमें पूरी बॉडी में भी फ्लूइड देना पड़ता है और उस प्रकार से चीजें हमें करनी पड़ती है। तो अभी फिलहाल हम जितना समझें उतना समझें कि जो एंडोटॉक्सिन रिलीज करेगा वो लोकलाइज्ड मतलब उसी पर्टिकुलर जगह पर इंफेक्शन फैलाएगा, और जो एक्सोटॉक्सिन जो ऐसा जहर फैलाएगा जो बाहर निकाल देगा, तो वो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में कहीं भी या पूरे शरीर में अपना जो नुकसान है वो पहुंचा सकता है। अब एक चीज और होती है कि जो बैक्टीरिया है ये किस प्रकार के होते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो सामान्यतः 3-4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कोकस, कोकस मतलब गोल। दूसरा होता है बेसिलस, मतलब ये ऐसा रोड शेप होता है। तीसरा होता है विब्रियो, ये ऐसा होता है। और चौथा होता है स्पिरिला। ये इस प्रकार से जो बैक्टीरिया है इनकी 4 कैटेगरी होती है। जब आवश्यकता होगी तो हमें पता होना चाहिए, इसलिए देखा ये कोई बहुत ज्यादा उस काम का नहीं है। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें ऐसा फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला मतलब एक पूंछ जो होती है वैसी होती है, तो वो पूंछ के द्वारा ऐसे हिलती है पूंछ और वो जो गति है वो कर लेते हैं। बैक्टीरिया जो है चाहे वो हवा में हो, पानी में हो या फिर धरती पे कहीं भी हमारे शरीर में कहीं पर भी बैक्टीरिया जो है वो मौजूद हो सकते हैं। जो बैक्टीरिया है ये अपनी जो संख्या है ये किस तरह से बढ़ाते हैं। तो दरअसल एक सेल होती है, ये न्यूक्लियस होते हैं, ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और बीच में से ये सेल जो है ये पहले ऐसे होती है, फिर यहां से टूट जाती है और 2 सेल बन जाती है। जिस तरह आपने पढ़ा होगा कि अमीबा, अमीबा क्या है,
वो अलग चीज़ है, वो प्रोटोजुआ है। लेकिन बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन होता है और उसके द्वारा जो बैक्टीरिया है वो अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। एक चीज और होती है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्पोर बना लेते हैं, मतलब वो हम उनके आसपास एक बहुत मोटा कवच बना लेते हैं। जब बहुत मोटा कवच बना लेंगे तो वो स्पोर जब बाहर निकलते हैं शरीर से, जिस जीव की मृत्यु हो जाती है, और उससे जो स्पोर है अगर वो बाहर निकले तो वो बहुत तेज गर्मी और बहुत तेज ठंडक जो होती है उसमें भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। मतलब वो स्पोर जो है वो बहुत कड़क हो जाते हैं और आगे जाके संक्रमण फैलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। स्पोर फार्मिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो काफ़ी घातक होते हैं और इनसे फैलने वाली जो बीमारी है वो बहुत घातक होती है और बहुत सारे जानवरों को प्रभावित कर देती है। दरअसल होता क्या है कि जब हम एंटीबायोटिक देते हैं या कुछ इस तरह से उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं, चूंकि उसके ऊपर स्पोर बन गया है तो वो नष्ट नहीं होता। जैसे एंथ्रेक्स करके जो एक बैक्टीरिया होता है वो स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया होता है, और इसीलिए जब एंथ्रेक्स फैलता है तो वो कहर ढा देता है, और इसलिए एंथ्रेक्स के जितने भी जीव होते हैं अगर किसी में इन्फेक्शन अब नहीं होता है, इरेडिकेट कर दिया गया है। बैक्टीरिया के साथ एक अच्छी चीज़ ये होती है कि बैक्टीरिया के खिलाफ हमने वैक्सीन बड़ी आसानी से बन जाती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो अपना आकार प्रकार बहुत तेज़ी से नहीं बदलता है। इसलिए हमने देखा कि भाई कौन सी बैक्टीरिया HMHS बीमारी हो गई, BQ हो गया, अब हमने जो ब्रुसेल्ला होता है उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी बना ली है, वैक्सीन बना ली है। एंटेरोटॉक्सीमिया, बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनके खिलाफ हमने जो वैक्सीन है वो बना ली है। एंथ्रेक्स की वैक्सीन भी लगा के उसको भी हमने कवर कर लिया है, और जो वायरस होते हैं उनके भी खिलाफ जो वैक्सीन होती है वो बन सकती है। जब वो बन जाती है तो उसमें लेकिन वायरस जो है उसमें वो अपना रूप बहुत तेजी से बदल सकते हैं, बहुत सारे उनमें वेरिएंट होते हैं। तो वहां पर हमें देखना होगा कि उनकी जो वैक्सीन है वो कितनी प्रभावी होती है। अब हम देख लिया है कि जो बैक्टीरिया है वो कैसा होता है। दूसरी चीज अब हम देखेंगे कि वायरस क्या होता है। तो वायरस जो होता है ये किसी भी कोशिका नहीं होता है। जो वायरस होता है इसमें केवल एक न्यूक्लियर मटेरियल होता है और वो एक प्रोटीन से ऐसा घिरा होता है। मतलब इसकी कोई भी कोशिका जो है वो नहीं होती है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। मतलब वायरस केवल इतना सा जो जीव है ये ही होता है। वायरस जो है वो ऐसा एक न्यूक्लियर है, मतलब उसमें जो DNA RNA वायरस होते हैं ना, तो जो एक अंदर का जो फिलामेंट है, चाहे वो DNA हो चाहे RNA, केवल वो होता है और उसके आसपास एक प्रोटीन का कवच हो सकता है। इससे ज्यादा जो वायरस है वो कुछ भी नहीं होता है। ना उसके पास सेल है, ना उसके पास साइटोप्लाज्म है, ना उसके पास कोई दूसरे अंग है। तो ये जो शरीर के बाहर होता है ये मृत होता है। तो वायरस जो है ये एक मृत कण है, लेकिन जब चूंकि इसमें DNA और RNA होता है और DNA और RNA की प्रवृत्ति होती है कि वो अपना जीवन आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है, तो वायरस जो होता है ये क्या करता है, ये किसी ना किसी सेल्स में जाएगा ही जाएगा और यहां पर जाके इसका जो न्यूक्लियस है उस पर अपना कब्जा कर लेगा और इस पूरी सेल का ये राजा बन जाएगा और यहां पर ये इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देगा। यहां पर ये बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं, आखिरी में उस सेल को बस्ट करके बाहर निकल जाते हैं और जो दूसरी सेल्स होती है वहां पर ये अपना जीवन चक्र चालू कर देते हैं। इसलिए हमने अभी देखा कि जो बैक्टीरिया है वो कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं। तो जो बुरे बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाते हैं उसको बोलते हैं पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मतलब होता है कि ये जो शरीर होता है कोई उसमें बीमारी फैलाते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, नॉन पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि वो बीमारी फैलाए या ना फैलाए, लेकिन चूंकि वायरस जो है इसको अपना जीवन चलाने के लिए किसी ना किसी सेल की आवश्यकता होती ही है और उस पे कब्जा किए बिना जो वायरस है ये अपना जीवन चक्र चला ही नहीं सकता। तो जो वायरस है ये हमेशा पैथोजेनिक होते हैं। जो वायरस है ये हमेशा नुकसान पहुंचाएंगे। वायरस जो है हमें कोई भी किसी भी प्रकार का जो लाभ है वो नहीं देते हैं। तो वायरस हमने देख लिया कि जितने भी वायरस है ये हमेशा नुकसान ही पहुंचाएंगे, ये फायदा नहीं पहुंचाते हैं। अब जो बैक्टीरिया है वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जो वायरस होते हैं ये DNA वायरस होते हैं और RNA वायरस होते हैं।
इस प्रकार से जो वायरस है ये क्या हो गया, ये सबसे पहले मृत कण होते हैं जब तक कि ये शरीर के बाहर होते हैं। जब ये शरीर के अंदर या किसी सेल के अंदर आए तो उस जो सेल है उस पर कब्जा कर लिया तो ये जीवित की तरह काम करना शुरू कर देते हैं और अपनी संख्या बढ़ाना शुरू करते हैं। फिर धीरे से उस सेल से फटे और उस सेल से फट के अगर ये वातावरण में आ गए तो ये पुनः जो मृत जो चीज होती है जिसमें जीवन नहीं होता है उसकी तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। तो वायरस हमेशा पैथोजेनिक होते हैं, जबकि बैक्टीरिया जो है वो पैथोजेनिक हो भी सकते हैं और जो नॉन पैथोजेनिक है हो सकते हैं। तो हमने देख लिया कि जो बैक्टीरिया है और वायरस है वो किस तरह की जो जीव है वो होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्रोटोजुआ क्या होता है। तो प्रोटोजुआ, एक तरफ हम लिखेंगे बैक्टीरिया और एक तरफ लिखेंगे हम प्रोटोजुआ। तो हमने देखा कि ये जो है ये सिंगल सेल है और ये जो प्रोटोजुआ है ये भी सिंगल सेल है, लेकिन ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक, और ये जो है ये है यूकैरियोटिक। इसका मतलब है कि इसमें जो न्यूक्लियस वगैरह है इनके आसपास ऐसी जो झिल्ली है वो नहीं होती है, लेकिन इसमें पूरी की पूरी जो न्यूक्लियस है उसमें अच्छा एक बढ़िया सा कवर होता है और ये पूर्ण विकसित न्यूक्लियस होता है। इसमें जो न्यूक्लियस है वो पूर्ण विकसित नहीं होता है। इसी तरह इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उन सब के आसपास झिल्ली होती है और उनका एक बहुत बेहतर वर्गीकरण होता है। तो ये जो प्रोटोजुआ होते हैं ये बैक्टीरिया से काफी उन्नत किस्म के जीव होते हैं। अब जो बैक्टीरिया है सिंगल सेल और सबसे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं ना, स्मॉलेस्ट सिंगल सेल माइक्रोब्स होते हैं ये, जबकि जो प्रोटोजुआ होते हैं ये साइज में थोड़े से बड़े होते हैं बैक्टीरिया की तुलना में। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से उन्नत विकसित प्रकार की जो जीवाणु होते हैं वो होते हैं। अब इसमें क्या होता है भाई, में जो है न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है और दूसरे ऑर्गेनेल होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं, उनके पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, जबकि जो प्रोटोजुआ होता है इसमें पूर्णतः विकसित होते हैं। अब जो बैक्टीरिया है ये क्या होते हैं, जैसे ई कोलाई हो गया, और जो हमारा प्रोटोजुआ होता है ये अमीबा हो गया, पैरामिसम हो गया, हीमोप्रोटोजुअन जो हम पढ़ते हैं, थाइलेरिया, बबेशिया और ट्रिप्नोसोमा, ये इस श्रेणी में आते हैं। तो जो प्रोटोजुआ होते हैं वो इस प्रकार के जीव होते हैं। हमने देख लिया कि ये भी एक बैक्टीरिया होता है, उसी तरह के जीव होते हैं, सिंगल सेल जीव होते हैं सामान्यतः, और उसमें लेकिन जो न्यूक्लियस है और इन सब की जो स्थिति होती है वो काफी बेहतर होती है। तो बैक्टीरिया से काफी एडवांस होता है प्रोटोजुआ। इसलिए जो प्रोटोजुआ है उसमें एंटीबायोटिक जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे से काम नहीं करते हैं, उसके लिए हमें विशेष एंटी प्रोटोजुअल जो ड्रग होते हैं उनका प्रयोग करना पड़ता है। तो हमने देख लिया प्रोटोजुआ। अब हम क्या देख लें, अब हम देख लेते हैं फंगस। फंगस की भी हम बीमारियां जो है उनको पढ़ने वाले हैं। तो फंगस क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। तो फंगाई, फंगस से कौन सी बीमारी होती है, रिंगवर्म होती है, एफ्लाटॉक्सिस होती है, बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो फंगस से भी बीमारियां पशुओं में होती है। आने वाली जो चर्चाएं होंगी उसमें हम फंगस से होने वाली बीमारी भी देखने वाले हैं कि कौन कौन सी बीमारी जो होती है वो फंगाई के कारण हो सकती है। तो फंगस जो है बैक्टीरिया और वायरस है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। आप फंगाई को ये समझें कि ये एक प्रकार के पौधे होते हैं। इनमें जिस तरह से पौधा होता है, फंगस जो है वो पौधे के रूप में जो सेलें होती है उस तरह की जो चीजें हैं वो होती है। लेकिन समस्या ये है कि जो पौधे हैं उसमें एक चीज होती है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या चीज होती है, क्लोरोफिल एक द्रव्य होता है जो पौधों के पत्तों में पाया जाता है और इसका रंग हरा होता है। इसीलिए जितने भी पौधे हैं उनका रंग हमको हरा देखने को मिलता है। तो जो क्लोरोफिल है इसमें क्या विशेषता होती है, इससे विशेषता यह होती है कि ये प्रकाश जो धूप होती है उससे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं उनको किसी और जीव के ऊपर निर्भरता की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो फंगस है इसमें जो क्लोरोफिल है ये नहीं होता है। जब ये नहीं होगा तो अपने भोजन के लिए इनको निर्भर होना पड़ेगा किसी ना किसी जीव पे या कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसके ऊपर।
जिस तरह से फंगस क्या होती है, फंगस आप समझ ले कि जैसे हमने कोई रोटी है उसको रख दी कहीं पर और 2-3 दिन में उसमें फंगाई जम जाती है, उसको बोलते हैं फंगस। और फंगस जो है ये दो प्रकार से होती है, एक होता है इसमें मोल्ड और एक होता है यीस्ट। यीस्ट जो होता है ये फायदेमंद फंगस है। इससे क्या होता है, यीस्ट से हम जैसे एल्कोहल बनाते हैं, यीस्ट से हम ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड का डो जो बनता है, जो जलेबी बनती है वो सब यीस्ट से बनती है। और जो मोल्ड होते हैं ये शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो जो मोल्ड्स होते हैं ये शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो मोल्ड है ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब इनमें एक से ज्यादा सेल्स होती है और यीस्ट सामान्यतः सिंगल सेल्यूलर होती है। ये क्या करता है भाई, ये जो मोल्ड है ये स्किन इन्फेक्शन, सामान्यतः हम कहते हैं कि हमें दांत खाज खुजली हो गई है, वो फंगस के कारण ही होती है। उसमें भी कौन सा जो मोल्ड होते हैं उनके कारण स्किन इन्फेक्शन होता है। तो अभी हमने देख लिया है कि जो बैक्टीरिया क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, प्रोटोजुआ क्या होते हैं, फंगाई क्या होते हैं। तो फंगस जो होता है ये इस प्रकार की चीजें होती है। अब फंगस से होने वाली बीमारी है, कुछ एक जो ऐसी चीजें होती हैं जो दूसरे प्रकार से हो सकती है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आगे की जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।